प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारा स्वागत आप सबका नम्रता की ओर से मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सब के लिए चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखित एक कहानी मुआवजा लेकर आई हूँ। तो आइए सुने कहानी मुआवजा। हल्के से खटके से अचानक उसकी नींद उछटी। हाथ बगल के बिस्तर को टटोलने लगा। बिस्तर खाली था। हड़बड़ाए से वे पलंग से उतरे, कमरे में रोशनी की और आशंकित हृदय से दरवाजे की ओर लपके। दरअसल खटका उन्हें मुख्य दरवाजे का लाच खुलने का सा महसूस हुआ था। ये दरवाज़ा खोले क्यों खड़ी हुई हो? आगे बढ़कर उन्होंने विचित्र नज़रों से सहन को अपलक ताकती खड़ी मधु की बाह सख्ती से धर ली। बाह पर स्पर्श के गहरे दबाव से मधु जैसे गहरी नींद से चौंकी। घंटी नहीं बजी थी? घंटी? कैसी घंटी? क्यों? भोर होने को है, शालू के आने का समय नहीं हो रहा है। प्रतिक्रिया में उनका चेहरा चरम पीड़ा से नम हो आया। बड़ी कोमलता से उन्होंने मधु को बाह के घेर अपनी ओर मोड़ा, फिर सहन में जबरन दाखिल हो आए। बाहर के बल्ब की रोशनी के वृत्त के सहारे उसकी आंखों में बैठे हुए विश्वास को खरोचा। चलो, चलकर सो रहो। वहम हुआ है तुम्हें। अब शैलू नहीं आ सकती। हम सबसे बहुत दूर चली गई है वह, अनंत उड़ान पर। एक बाह से दरवाज़ा उड़काकर वह उसे बाहों में कौरियाए हुए से बिस्तर पे ले आए, जैसे जीती जागती मधु को नहीं, उसकी निष्प्राण काया को उठाकर लाए हों। लिटाकर उसका माथा सहलाने लगे। सो जाओ, सोने की कोशिश करो। गला अनायास रूंधता सा महसूस हुआ। ढाढ़स बंधाना कितना कष्ट साध्य है, अपने को जकड़े रहना और अगले को समेटना। उंगलियां माथे और कनपटियों को सहलाती हुई मधु की पलकें ढांपने नीचे सरकी तो लगा कि अचानक वे किसी गहरी पोखर में फिसल गई हैं। यह शालू के लौटने का समय है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आधी रात या सुबह के लगभग आती हैं। ठीक 5 बजे के आसपास दरवाजे की घंटी बज उठती थी। आते ही वह शोर मचाने लगती। छोड़िए, बिस्तर छोड़िए, मैं फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ। अब लेटने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा टहलने निकलिए। सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए ज़रूरी है। आप तो मधुमेह के मरीज़ हैं पापा। डॉक्टर अंकल की ताकीद पर भी अमल नहीं करते कि जितना पैदल चल सकते हैं चलिए, मगर आप हैं कि चलने के नाम पर घर से निकले लिफ्ट से निकले तो सीधा गाड़ी के भीतर। रहने दीजिए, दफ्तर में ज़रा इधर उधर हिलडुल लिए तो हो गया घूमना। वे टहल कर लौटते, आहिस्ता से लैच खोलकर घर में दाखिल होते। दफ्तर के लिए तैयार होते समय अतिरिक्त सावधानी बरतते, किसी तेज आहट से अपने कमरे में सोई हुई शालू की नींद न उचट जाए। इधर तो वह अक्सर उनके बिस्तर पर ही सोती हुई मिलती। मधु ने कई बार उसे छिड़का है कि ये क्या बचपन है शैलू, जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं सोती तुम? तुम्हारे पापा को कपड़े निकालने होते हैं, अपने कागज़ पत्तर संभालने होते हैं, ऊपर से 18-19 घंटे की उड़ान भरकर आई होती हो तुम। खटपट से तेरे आराम में खलल नहीं पड़ेगी? सुनो, मैं चाय बना लाता हूँ। उठो, उठकर टहल आते हैं। उठो उठो, मुंह हाथ धो लो, बस रोया मत करो। टहलते हुए धारावी हाईवे पर वे काफ़ी आगे तक निकल आए और आगे बढ़ते, मगर बयार में खुली हुई खाड़ी की दलदली बदबू ने उन्हें वापस लौटने को विवश कर दिया। शुरू में वे यहाँ तक नहीं आते थे, लेकिन एक जवान बगीचे की शक्ल में गदरा आया नंदा द्वीप नाम का खुला खुला त्रिकोण बगीचा अब बैठने टहलने के काबिल नहीं रहा। उसके हर कोने में बिछी चादरों पर योग की कक्षाएं खुल गई हैं। अभी गाड़ियों की आवक जावक शुरू नहीं हुई। खुली सड़क पर वे दोनों बराबरी पर चल सकते हैं। कुछ ज़रूरी बातें सुन सकने और कर सकने की मनस्थिति भी शायद बनाए, ऐसा मधु की सहज चाल से महसूस हो रहा है। उस बाबत कुछ सोचा तुमने? प्रतिक्रिया में मधु ने चेहरा तक उनकी ओर नहीं घुमाया, जैसे बात उसने सुनी ही ना हो या उसे संबोधित ना करके किसी और से कही गई हो। आज बात टालना संभव नहीं है। 11 बजे के करीब कुछ प्रेस वालों ने समय मांगा हुआ है। मधु की अस्वस्थता के कारण अब तक उन्हें टालते आए थे। नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे वैसे सवाल से उसके आहत मन को ठेस पहुंचे। बेटे पलाश की भी यही सलाह थी कि जो भी कुछ कहना सुनना है, मोर्चा आप स्वयं संभालिए। मम्मी को ऐसी मुठभेड़ों से दूर ही रखिए।
लखनऊ लौटते हुए पलाश और ज्योति वातावरण परिवर्तन हेतु मधु को अपने संग लखनऊ ले जाना चाहते थे, किंतु बेटे और बहू का मनुहार उसे किसी तरह राजी नहीं कर पाया। यही कहकर ज्योति के कंधों से लगकर बिलक पड़ी, यहाँ शैलू को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती। नाश्ते के समय वे उसकी आंखों के सामने कई अखबार फैला देते हैं, जगह जगह शालू की छपी तस्वीर दिखाते हैं, उसके बारे में छपा हुआ पढ़कर सुनाते हैं। ऐसी बहादुर व्योमबाला भारतीय विमान सेवा के इतिहास में कहीं कोई दूसरी हुई है। तुम उस शैलू की माँ हो मधु, उस बहादुर बिटिया की, जिसने आतंकवादियों के समक्ष घुटने नहीं टेके और कर्तव्य की मिसाल बन गई। तुम्हारी कोख हमर कर गई। बिरलों को ही प्राप्त होता है अपनी कोख में यह सम्मान, मगर पाते हैं कि उबरने की बजाय वो और अधिक गहराई से अवसाद के कोहरे में डूब जाती है और जड़ से उखड़े वृक्ष की तरह सामने फैले अखबारों पर ढेर हो बिलक पड़ती है। वे सब समझते हैं 25 साल का लंबा साथ यूँ अचानक कोई हादसा उदरस्त कर ले तो कोई कैसे समाई करे। पापा, ये सुमित हैं, सुमित संधीर। अभी कुछ रोज पहले जर्मनी से आए हैं, प्रशिक्षण पर गए थे। वहाँ से लौटकर अब एनटीपीसी में इंजीनियर हैं। मुंबई में रहते हैं? नहीं, दिल्ली में। तुम्हारी मुलाकात? मधु की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि शालू ने उसका अभिप्राय भाव स्वयं जवाब दे डाला था। बर्लिन में ही हम मिलते रहे थे और सोचा था सुमित की यहाँ नियुक्ति होते ही आप लोगों से उसे मिलवाऊंगी। हमने तय किया है कि जितनी जल्दी आप लोग हमारा ब्याह निश्चित कर देंगे, हम अपनी गृहस्थी शुरू कर लेंगे, मगर आपकी सहमति के बिना नहीं। शालू के दबंग व्यक्तित्व के इस पक्ष की कल्पना नहीं की थी मधु ने। एकाएक सह नहीं पाई। कुछ दिनों रुष्ट रही कि उसके लिए उपयुक्त घरवर तलाशना तो उसका दायित्व था। लाडली ने इस संबंध में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी, न कानो कान खबर लगने दी, जबकि मामूली सी बात भी उसके पेट में नहीं पचती थी। जहाँ तक लड़के का प्रश्न था, लड़का ही नहीं, घर बार भी उसे अच्छा लगा था। भले मानस लगे, ब्याह तुरंत चाहते थे। आग्रह सिर्फ एक ही था, उनकी व्यापक रिश्तेदारी देखते हुए ब्याह अगर वे दिल्ली आकर करें तो उन्हें लाव लश्कर लेकर मुंबई पहुंचने की असुविधा से निजात मिल जाएगी। घर में पहली शादी है, किसे रखें किसे काटें, उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। आपत्तियों का लावा तो सोए हुए ज्वालामुखी की भांति अचानक कुछ महीनों बाद फूटा था। यहाँ कुछ देर बैठना चाहोगी? वे नंदा द्वीप के निकट पहुंच रहे थे। इच्छा हो तो कुछ देर बैठें। वहां उन्होंने बगीचे के खाली टुकड़े की ओर संकेत कर मधु की इच्छा जानी चाहिए। प्रत्युत्तर में सिर ही नहीं हिला, ओठों से ही नहीं, शब्द भी उच्चरित हुआ। उनका हौसला बढ़ा। शायद अब मधु से बात शुरू हो सकती है। कंधे से घेर चौरस्ता पार करा, उसे सीधे घर जाने वाली सड़क पर ले आए। चौरस्ता खाली हो या व्यस्त, उसे पार करते हुए एक अतिरिक्त सतर्कता व्यक्ति को घेरी लेती है। हफ्ते भर से जो सवाल उनके भीतर अनुत्तरित घुमड़ रहा है, वह मधु की भागीदारी के बिना किसी नतीजे तक पहुंचने में असमर्थ है। उसके नुकीलेपन से भयभीत हैं। पता नहीं कौन सा कोना दंशित हो उठे। एक बार तो सामना करना ही होगा। आजकल में उन्हें मुआवजे का परिपत्र भरकर दे देना चाहिए। कामकाज का अपना विधान है। शैलू के कार्यालय से इस विषय में निरंतर फोन आ रहे हैं। मुआवजे की राशि के विषय में तुमने कुछ सोचा? बहादुरी व्यवसाय तो नहीं, यह हम सोच सकते हैं। इनकार कर दीजिए, बेटी की मौत की कीमत वसूलेंगे हम। क्या होगा इतने पैसों का? भावुक ना बनो, सरकारी नियम है यह। विमान अपहरणकर्ताओं द्वारा मृत्यु प्राप्त उन सभी यात्रियों और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है यह राशि। यही मानकर ले लो कि यह बिटिया की बहादुरी का पुरस्कार है। मानना बहुत मुश्किल है। पुरस्कार मात्र तमगा होता तो गर्व से आंचल फैलाकर लेने खड़ी हो जाती, लेकिन उन्हें लगा इस समय और अधिक दबाव डालना उचित नहीं। प्रकृतिस्थ होकर स्वयं सोचेगी मधु। बात कानों में डाल ही दी है, मूड अनुकूल पाकर फिर छेड़ देंगे। इंडियन एयरलाइंस के मुख्यालय अखबार वालों से मिलने के बाद ही जाएं शायद। पलाश और ज्योति का सुझाव है कि मुआवजे की रकम लेकर किसी मंदिर को दान कर दी जाए। असमय मृत्यु योग हुआ है शालू का। आत्मा की शांति जरूरी है, वरना वह प्रेतात्मा होकर भटकती रहेगी। अजीब बात है,
नेक काम करते हुए कोई मृत्यु का वरण करे तो क्या उसकी आत्मा प्रेतात्मा हो उठती है? शैलू के आत्मोत्सर्ग ने न जाने कितने प्राणों की रक्षा की। उन्हें आपातकालीन द्वार से बाहर निकालकर जीवन दान दिया। उसकी आत्मा प्रेतात्मा हो सकती है? नहीं, उनकी ब्रह्म कमल सी पवित्र शैलू प्रेतात्मा नहीं बन सकती। खाड़ी के उस पार पौ फट रही है। सिंदूरी आंच में धुली उजास सड़क के दोनों ओर खड़े गदराए गुलमोहरों की कतारों पर दबे पांव फूलों की शक्ल में उतर रही है। पापा, ये गली कहीं नहीं मिलती, चाहे वेना पहुंच जाऊं या रोम या पेरिस। दाढ़ी का साबुन तौलिए से रगड़ते हुए वे रिसीवर उठाने बढ़े। आज मन की उद्विग्नता संयमित है। अखबारों ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर मधु के कंधे पर झूलती शैलू के शैशव की काफी बड़ी तस्वीर प्रकाशित की है। आंखों से टुकुर टुकुर झरता आत्मविश्वास उस चिलबिल्ली के नन्हे मुख को अनोखी आभा से पूर रहा है। मधु ने स्मृति की पगडंडियों में भाव विभल विचरते हुए उस नन्ही बच्ची के ऐसे ऐसे दुस्साहसी किस्से बयान किए हैं कि पढ़कर वे स्वयं अचंभित हैं। बच्चा सामने होता है तो उसकी विशिष्टताएं निरी बाल सुलभ चेष्टाएं ही प्रतीत होती हैं। उनके पीछे किसी गढ़न पाते व्यक्तित्व की ठोस चुनाई कहाँ नजर आती है? यह अखबारों में अनाप शनाप वक्तव्य क्यों दे रहे हैं आप लोग? माफ कीजिएगा डैडी, धैर्य चुक गया है मेरा। हतप्रभ हो उठे सुनकर कि भला इस भाषा में उनसे बोलने की असभ्यता कौन कर सकता है। लेकिन भापते देर नहीं लगी। बरसों बाद सुमित फोन पर सुमित का आवेशपूर्ण स्वर सुन रहे हैं। हालांकि शैलू की मौत की खबर सुन सुमित सपरिवार संवेदना प्रकट करने आया था, मगर ऐसे हृदय विदारक अवसर के बावजूद वे और मधु उनकी अप्रत्याशित उपस्थिति से चौंके थे। समधिन के घड़ियाली रुदन ने उन्हें दुविधा में डाल दिया था। इस पैतरे को वे महज सामाजिक व्यवहार के रूप में लें या शैलू की आकस्मिक मृत्यु से आहत हृदय की नम अभिव्यक्ति माने। फिर यही सोचकर इस विषय को परस्पर अधिक कुरेदना उचित नहीं समझा कि जो भी हो आखिर संबंध तो थे ही। भले एक के बाद एक घटे अप्रिय प्रसंगों ने आत्मीयता की आखिरी गुंजाइश भी सोख ली थी। ये विचलित नहीं हुए। मैं तुम्हारा आशय नहीं समझा। मुआवजे की रकम वनिता आश्रम को दान करने का अधिकार आप लोगों को कैसे मिल गया? मैं शैलू का पति हूं। उसकी किसी भी प्रकार की संपत्ति पर मेरा अधिकार पहले बनता है, चाहे तिजोरी में रखूं या कूड़े में झोंक दूं। ये धौंस है? धौंस नहीं, सच्चाई है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जब तुम लोग अलग हो चुके हो और पिछले 6 वर्षों से पति पत्नी के नाम पर कोई रिश्ता तुम्हारे मध्य शेष नहीं बचा, तब उसकी किसी भी चीज पर तुम्हारा हक कैसे बनता है? दुख और क्षोभ से वे तिक्त हो आए। एक ठंडी थर्राहट उन्हें अपने पूरे शरीर में उतरती हुई महसूस हुई। अलग रह रहे थे डैडी, अलग तो नहीं हो गए थे ना? अलग रहना और अलग हो जाना दो अलग बातें हैं। हमारे बीच पेपर्स हस्ताक्षरित हुए नहीं। पेपर हस्ताक्षरित नहीं हुए तो किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार कैसे किया जा सकता है? तय क्या हुआ था? यही ना कि मामला अदालत की बजाय आपसी समझौते द्वारा निपटा लिया जाए। हमारी पूरी कोशिश के बावजूद तुम लोग अपने अलग होने के निर्णय पर दृढ़ थे। फिर कागजों का क्या महत्व है? कागजों का महत्व है। बहरहाल मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है। मुआवजे के कागजात मैंने प्रमाण पत्रों सहित एयर इंडिया के मुख्यालय में दाखिल कर दिए हैं। आप दोनों अनर्गल वक्तव्यों से मेरे निजी मामले को व्यर्थ में न उलझाएं। यह मेरी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लोग यही जानते हैं कि हम अपनी नौकरियों की वजह से अलग रह रहे थे। अब और सहन नहीं हुआ। क्रोध और उत्तेजना से आपा खो बैठे। प्लीज स्टॉप दिस ब्लडी ढोंग, स्टॉप इट।
रिसीवर लगभग पटकते हुए से वे चीखे और निकट पड़ी चौकी खींच निढाल से वहीं बैठ गए। विचित्र सी अनुभूति हो रही है, जैसे कि फंदा डालकर बड़ी निर्ममता से कोई उनकी गर्दन कस रहा है। पूरी शक्ति लगाकर भी वे उस फंदे से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहे। नहान घर में तेज धार से खुला हुआ नल अचानक बंद हुआ। शायद नहाती हुई मधु ने उनकी चीख सुन ली है और आशंकित हृदय से टोहने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह चीख कैसी। दूसरे ही पल नल पूर्वतः खोल दिया गया। लगा होगा पानी के शोर के बीच उसे शायद भ्रम हुआ। गनीमत है कि इस समय मधु सामने नहीं है, वरना उसकी करुण दृष्टि में लपलपाते हुए प्रश्नों को झेलना दूभर हो उठता। वह उन कोपलों की टीसों की मूक गवाह है जो पनपने से पूर्व अपनी ही डाल पर पनाह पाए कटफुड़वे द्वारा खूंट ली गई। जिस हालत में शैलू घर आई थी, जबान झूठ हो सकती थी, देह पर छलछलाए हुए वे दाग नहीं जो सिगरेट चुभो कर उसके आत्मसम्मान को छलनी करने की चुगली खा रहे थे। 6 सालों के दीर्घ अंतराल के बीच कोई एक दिन भी उन्हें याद नहीं जब सुमित से बात करके शैलू के माथे पर पुता हुआ तनाव शतांश भी ढीला हुआ हो और वह उस रात झपकी भर भी सोई हो। किस कदर ढीठ हो आया था उस दिन। आप लोग बीच में ना पड़ते तो बात इस हद तक हरगिज न बढ़ती। शैलू की बदतमीजियों को पोसा है आप लोगों ने, टूटन का कारण बने हैं हमारे दरमियान। राजी हो गई थी। अगर मेरे परिवार वालों को उसकी मॉडलिंग पर आपत्ति है तो वह अपनी देह की नुमाइश करना छोड़ देगी। सोचा था आप लोग उसे ऊंच नीच समझाएंगे, विवेकशील बनाएंगे, उसकी महत्वाकांक्षाओं को शह नहीं देंगे। लेकिन देख रहा हूँ मम्मी, स्त्री स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की आड़ में आप उसके नंगे नाच को बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें भी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस रोज़ तिलमिलाई मधु समधन की उपस्थिति के बावजूद भावनाओं पर संयम नहीं रख पाई थी। ऐसा क्या कह ढा दिया है शैलू ने? लड़की की माँ होने का मतलब है आप लोगों के समक्ष सदैव घिघियाते रहो, बेसिर पैर की सुनते रहो। आखिर शैलू को लगातार अपमानित क्यों होना पड़ता है? आप लोग नहीं जानते थे कि उसे मॉडलिंग का शौक है? विमान परिचारिका भी है। विमान परिचारिका से प्रेम हो सकता है, शादी की जा सकती है, लेकिन उसके करियर को, शौकों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? तब टेलकम उघड़े कंधों पर छिड़कती हुई शैलू सुमित के दिल की धड़कन थी। ब्याह होते ही आंखों की किरकिरी हो गई। आप घर पर एक कठपुतली चाहते हैं, व्यक्तित्वपूर्ण बहू नहीं। व्यक्तित्वपूर्ण बहू की समाई के लिए व्यक्तित्व संपन्न पारिवारिक माहौल भी चाहिए। ये न हम महसूस कर सके और न वो निश्चल। जिन अधिकारों से पति नाम के जीव से उसे जीते जी वंचित रखा, मुआवजे की रकम घोषित होते ही अचानक वह उस घर की इज्जत हो गई। नहान घर की कुंडी खुलने की ध्वनि सुन वे जैसे मूर्छा से चेते सतर्क से वॉश बेसिन के शीशे के सामने आ खड़े हुए। मधु देखे तो यही महसूस करे कि वे तब से सुबहचर्या में व्यस्त हैं, जबकि दाढ़ी बन चुकी थी, ब्रश भी कर चुके थे। फिर भी ब्रश पर पेस्ट ले वे दोबारा दांत मलने लगे। मधु से क्या कहेंगे? तर्क रखा था। फिर शैलू की आंतरिक इच्छा का वास्ता देकर शैलू ने कहा था, पापा मैं भी मंजरी जी का हाथ बटाना चाहती हूँ। वनिता आश्रम की मात्र सदस्य बनकर नहीं, बल्कि असहाय स्त्रियों के स्वावलंबन हेतु ठोस कार्य करके। बाधक है तो बस यह नौकरी। 10 दिन देश, 15 दिन विदेश, डेस्क वर्क की कोशिश में हूँ पापा। नियम तो अब ढीले हुए हैं, वरना ब्याह के बाद तो डेस्क वर्क से ही जोड़ दिया जाता है। सच बताएं, जिस दिन उड़ानों का चक्कर छूटा, जुट जाऊंगी इस काम में। कह देंगे मधु से, उनका मन भी वही करने को कहेगा जो उसका मन चाहता है। वो नहीं चाहेगी तो मुआवजे का परिपत्र वह नहीं भरेंगे। वनिता आश्रम को जो मुआवजे की राशि देने के लिए कबूली है, उन्होंने उसे मिथ्या भी नहीं जाने देंगे। आखिर उनके पास जो कुछ है उसमें उनकी शैलू का भी तो अधिकार है, भले रकम भविष्य निधि से ही क्यों ना निकालनी पड़े उन्हें। भीगे बालों को हाथों से झटकारती हुई मधु किंचित विस्मित सी उनके पीछे आ खड़ी हुई थी। देर कर रहे हैं आप। मधु का यह स्वर कुछ अलग लगा, विहलता की केचुल उतारता। शीशे में उसके प्रतिबिंब से आंखें चुराते हुए वे कंधे पर तौलिया डाल स्नान घर की ओर फुर्ती दिखाते हुए लपके। नहीं नहीं, बस हो गया तैयार।
बहलाना क्यों चाहते हैं मधु को? विकल्प किससे सौंपे, स्वयं को या मधु को? मधु को देर कर रहे हैं आप में चुनौती का स्वीकार्य नहीं छिपा हुआ। उसकी सामर्थ्य और सहिष्णुता को कमतर नहीं आंक रहे वे। माना कि वह बेटी के अकस्मात विछोह की मर्मांतक पीड़ा से गुजर रही है, मगर है तो वह वही मधु। उनके पीछे ही नहीं, बेटी के प्रति हुई ज्यादतियों के प्रतिवाद में सदैव लौह में रुसी तनी। यथार्थ सहने और झेलने से शायद वे ही कतरा रहे हैं, भूल रहे हैं कि वे उस शैलू के पिता हैं जिसने न शोषण से समझौता किया, न शोषक से, और न ही अपहर्ताओं से। एक वे हैं जिन्होंने मरे हुए रिश्तों को तराजू बाट बना लिया है। सवाल मुआवजे की राशि का नहीं है, नीयत का है, और वे इतनी आसानी से सुमित का स्वार्थ सिद्ध नहीं होने देंगे। वे मुआवजे की रकम प्राप्ति का परिपत्र अवश्य भरेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी मुआवजा, चित्रा मुदगल जी की एक बेहद प्रेरणादायी रचना। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरी इस कथावाचन को सुना, इसके लिए आपका बहुत सारा आभार और धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानियाँ और उनको सुनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी में कोई कमी नज़र आती है तो कृपया उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छी लगती है तो उस विषय में भी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।